Welcome back to another video, guys. Today we are discussing our 11th class new chapter, that is straight lines. It is chapter number 10. So स्ट्रेट लाइंस हम आज चैप्टर करेंगे. इससे पहले हम आपको बताना चलेंगे कि आप 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पहले ही पढ़ चुके हैं. ठीक है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है ये एक्चुअली कम्बिनेशन होता है अलजेब्रा और ज्योमेट्री का. जो सिस्टमेटिक स्टडी थी ज्योमेट्री की अलजेब्रा के साथ, वो सबसे पहले जो मतलब कि स्टडी किया था वो हम एक सेलिब्रेटेड फ्रेंच फिलोसोफर थे और मैथमेटिशियन थे जिसका नाम था रेने डेस्कर्ट्स. उन्होंने अपनी बुक ला ज्योमेट्री जो कि 1637 में आई थी, वहाँ पे उन्होंने ज्योमेट्री को फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक तरीके से अलजेब्रा के साथ पढ़ा था. ठीक है, उस बुक में उन्होंने इक्वेशन ऑफ द कर्व्स पढ़ी थी और एनालिटिकल मेथड्स के बारे में पढ़ा था. एनालिटिकल मेथड्स से डेवलप किए थे जिससे हम ज्योमेट्री को पढ़ सकते हैं. इसीलिए द कम्बिनेशन ऑफ एनालिसिस, जब हम एनालिसिस को ज्योमेट्री के साथ कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री. इसमें उन्होंने कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में पढ़ा था. पॉइंट्स कैसे कैसे प्लॉट करने हैं कार्टेशियन प्लेन में वो पढ़ा था. 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे देना है वो पढ़ा था. सेक्शन फार्मूले देखे थे. ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं, ये बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के. ठीक है, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमने अर्लियर क्लासेस में की थी, पहले उसको हम अच्छे से रिकॉल कर लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले जो कार्टेशियन प्लेन होता है, एक्चुअली इट इज़ ए 2 डायमेंशनल प्लेन. Today we are going to discuss chapter number 10, which is straight lines. Before that, we will discuss about the basics of coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की. कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं. एक एक्सिस होती है एक्स एक्सिस और दूसरी एक्सिस होती है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस में भी हम सारे मतलब कि इस एक्स एक्सिस में भी हम मतलब कि ये नंबर लाइन होती है और ये भी नंबर लाइन होती है. इसमें हम किसी भी पॉइंट को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इन कार्टेशियन प्लेन, वो कैसे करते हैं? सपोज करो ये हमारा ओरिजिन होता है. दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4. ये इन्फिनाइट तक जा सकती है. यहाँ वाई एक्सिस के भी अगर आप देखें ये 2 पोर्शन में, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है और जो नीचे होता है वो नेगेटिव वाई एक्सिस होती है. इसी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है. ठीक है, तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है. इसमें किसी भी पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं? सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है 3, 4. क्या पॉइंट है मेरे पास? एक पॉइंट है मेरे पास 3, 4. तो 3, 4 को कैसे लोकेट करेंगे? सबसे पहले इसे हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला पॉइंट होता है ये हमेशा एक्स एक्सिस से आता है. ठीक है, और जो सेकंड पॉइंट होता है ये कहाँ से आता है? वाई एक्सिस से आता है. ओके, नाउ हेयर वी टॉक अबाउट द 3 एंड द 4. तो 3, 4 मतलब कि एक्स एक्सिस का 3 होगा, मतलब कि ये, और वाई एक्सिस का क्या है? 4. तो 3 एक्स एक्सिस के 3 के सामने 4 कहाँ पे है? वाई एक्सिस का. सो ये 4 वाई एक्सिस का और एक्स एक्सिस का 3. तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो होगा 3, 4. ठीक है, इसी तरीके से अगर कोई बोले कि -2 एंड -5, आई हैव टू रिप्रेजेंट -2 एंड -5. -2 मीन्स यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, नेगेटिव एक्स एक्सिस में नेगेटिव नंबर, यानी कि -1, -2, -3, -4 इस तरीके से चलते रहेंगे. वैसे ही वाई एक्सिस के ऊपर वाले साइड में पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और नीचे वाली साइड में नेगेटिव के नंबर्स आएंगे, जैसे -2, -3, -4, -5 इस तरीके से. और हमारा पॉइंट है -2 एंड -5. पहले वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से आता है और दूसरे वाला पॉइंट वाई एक्सिस से आता है. तो पहले वाला पॉइंट एक्स एक्सिस से यानी कि -2 और दूसरे वाला पॉइंट -5. तो -2 और -5 के सामने जो पॉइंट होगा वो ये वाला होगा. तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा -2 एंड -5. तो इस तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, तो ये था हमारे पास द वे टू लोकेट द पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है. फर्स्ट पॉइंट कम्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड अनदर पॉइंट कम्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस. ओके, सो इस तरीके से हम पॉइंट्स को, ऑर्डर पेयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इन कार्टेशियन प्लेन. तो ये हमने देखा था बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हाउ वी लोकेट द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन. और उसके बाद हमने और भी बहुत कुछ देखा था. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलता हूँ 3, 4, इसका मतलब है कि ओरिजिन से एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स दूर है. ओरिजिन, इस पॉइंट का मतलब है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से
3 यूनिट्स दूर है और ओरिजिन से वाई एक्सिस 4 यूनिट्स दूर है। इसी तरीके से इसका मतलब है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से -2 दूर है और वाई एक्सिस जो है वो -5 दूर है। इसका मतलब ये होता है, ठीक। सो उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे थे हमने, तो इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। ये था हमारे पास कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसकी हेल्प से हम कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का पॉइंट्स लोकेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी सीखा। अगर उसके बाद हमने कुछ फार्मूले देखे थे, 10th क्लास में पढ़े थे कि अगर 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, जैसे यही पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा। अगर कोई पॉइंट है वो लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, ठीक है। एरिया फिर ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स कैसे निकलता है, ये सब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो लेट अस क्विकली रिकॉल दैट ऑल दीज फार्मूलेज व्हिच वी स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मेरे पास एक लाइन है पी क्यू या फिर कोई 2 पॉइंट्स हैं पी एंड क्यू, तो उसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। सो फर्स्ट वी सी if we have 2 points in the Cartesian plane, let it be p के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और जो q के कोऑर्डिनेट्स हैं वो x2 और y2 है, और मुझे बोला जाता है कि p q का डिस्टेंस निकाल लें। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हों, उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकलता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इट इज़ पॉपुलरली नोन एज द डिस्टेंस फार्मूला। इसे हम डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स, ठीक। तो ये एक फार्मूला पढ़ा था हमने। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं x1 y1 ले लेता हूँ 6 माइनस 4, और जो आपका q है वो ले लेता हूँ मैं 3 and 0, ठीक। अब यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा पी क्यू क्या आएगा, अंडर रूट x2 का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे 3, तो 3 लिखें, माइनस x1 क्या है 6, तो 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा, y2 इज 0 एंड माइनस y1 क्या है -4, माइनस इज ऑलरेडी देयर, सो माइनस माइनस +4, सो +4 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट 3 माइनस 6 मीन्स -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 4 is 4 square, so we arrive at 9 + 16 which is equals to under root 25 and which is equals to 5. So PQ, the distance between the points P and Q is equals to 5 units. Okay, इस तरीके से हम किन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच डिस्टेंस बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है, व्हेन वी आर plotting these points in the particular distance formula, so it is our choice, either we write x1 in first position or x2 in second position, it is our choice. लेकिन most generally we use x2 in the first place and x1 in second place, but if you write x1 in the first place and x2 in second position, then it doesn't change the result of our क्वेश्चन और आवर प्रॉब्लम। ओके, सो आप x1 पहले लिख सकते हैं, x2 बाद में भी लिख सकते हैं, चाहे आप x2 माइनस x1 लिखें, चाहे x1 माइनस x2 लिखें, या y2 माइनस y1 लिखें, चाहे y1 माइनस y2 लिखें, एंड में वो स्क्वायर होके आपको रिजल्ट सेम ही देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 3 माइनस 6 किया और स्क्वायर करके उसने एंड में मुझे 9 ही दिया, ठीक है। तो अगर मैं 6 माइनस 3 बोलता तो 3 का स्क्वायर फिर से 9 ही मिलता, ठीक है। तो ऊपर स्क्वायर होने के कारण x1 माइनस x2 लिखें, चाहे x2 माइनस x1 लिखें, इट हार्डली मैटर्स। ओके, तो ये था हमारे पास डिस्टेंस, ये था मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट आता है और वो उन पॉइंट्स की, मतलब कि अगर मेरे पास एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स मुझे पता है और उस लाइन के बीच में एक पॉइंट आ जाता है और वो इंटरनली उस लाइन को किसी रेशियो में डिवाइड कर देता है, तो फिर उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो भी हमने पढ़ा था कि उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कैसे दिए जाते हैं, उसको हमने बोला था सेक्शन फार्मूला। और वो सेक्शन फार्मूला क्या है, ये भी आप पढ़ के आए हो। लेट अस रिकॉल द सेक्शन फार्मूला क्विकली, तो उसे भी देख लेते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक लाइन है, सेकेंड, suppose I have one line whose points is given to me. Suppose this is my line, this end point is P and this end point is Q. The coordinates of P point, let us suppose we have x1 and y1, and coordinates of Q point, suppose x2 and y2. And here is a point R which divides the line in the ratio m ratio n.
अगर हमारे पास एक लाइन है P और Q, उसके कोऑर्डिनेट्स वी सपोज x1 एंड y1 एंड Q कोऑर्डिनेट्स x2 y2 एंड देयर इज ए पॉइंट between P and Q which divides the line in the ratio m/n, then what are the coordinates of R? We have to find the coordinates of R. So like in this situation, we have a section formula which easily tells us about the coordinates of R, and that formula is popularly known as section formula. और वो सेक्शन फार्मूला कैसे हमें दे देगा, ठीक है। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि जिसमें आपके पास एक लाइन है P जिसके आपके 2 पॉइंट्स आपको पता है और बीच में एक पॉइंट आता है जो m/n में लाइन को डिवाइड कर देता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर फाइंड करने हो तो इस कंडीशन में सेक्शन फार्मूला यूज़ होता है, और सेक्शन फार्मूला हमें ईजिली उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देगा। और वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, वो mx2 माइनस nx1 अपॉन m+n अपॉन my2 माइनस ny1 अपॉन m+n, ये होता है हमारे पास R के कोऑर्डिनेट्स। अगर हमें कोई भी पॉइंट लाइन का, अगर उस लाइन के बीच में कोई पॉइंट है जो पूरी लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है, तो जो R के कोऑर्डिनेट्स होंगे, x कोऑर्डिनेट दिया जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m+n, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो दिया जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m+n। तो इस तरीके से हमारे R के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा था। और अगर R मिड पॉइंट होगा तो फिर m और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब होता है कि दैट पॉइंट डिवाइड द लाइंस इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब कि इक्वल रेशियो में वो पॉइंट लाइन को डिवाइड करेगा। अगर 2 हिस्से लाइन के इस साइड हैं तो 2 हिस्से उस साइड होंगे, यानी कि 2.2 यानी कि 1/1 हो जाएगा। सो इफ़ R इज़ द मिड पॉइंट, सो इफ़ R अगर हमारे पास मिड पॉइंट होगा देन हमारे पास m और n जो होगा वो 1 होगा, ठीक है, मतलब कि 1/1 में डिवाइड करेगा अगर R हमारा मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब m और n की वैल्यू 1 हो जाएगी, और अगर R मिड पॉइंट है तो यही फार्मूला जो होगा वो बन जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन 2 एंड y2 माइनस y1 अपॉन 2। क्यों? क्योंकि आप अगर R मिड पॉइंट है तो m और n की वैल्यू 1 होगी। देन वी पुट इन प्लेस ऑफ m 1 इंटू x2 इज x2, देन माइनस, then in place of n we again put 1, then 1 into x1 is x1 upon m plus n, m is 1 and n is 1, that is 1 plus 1 is equals to 2. Similar we do with the y coordinate, in place of m and n we put 1, so 1 into y2 is y2 minus 1 into y1 is y1 and 1 plus 1 is 2. So if R is the midpoint, then the coordinates of R is given by simply using this formula, and this formula comes from section formula by simply putting m and n equals to 1। ठीक है, तो ये था हमारे पास सेक्शन फार्मूला। अगर कोई भी पॉइंट लाइन का अगर किसी लाइन को m/n में डिवाइड करता है तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बाय यूजिंग दिस फार्मूला निकाल सकते हैं। और अगर वही पॉइंट लाइन को 1/1 में डिवाइड करता है, मींस अगर वही पॉइंट लाइन का मिड पॉइंट है तो उस फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इसी फार्मूले से निकलेंगे, जो कि सेक्शन फार्मूले से ही आता है, लेकिन उसमें m और n को हम 1 पुट करते हैं। तो ये भी रिजल्ट हमने पिछली क्लास में देखा था। अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी ट्रायंगल में 3 वर्टिसेस होती हैं और अगर 3 वर्टिसेस के आपको कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड करते हैं, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। सपोज आई हैव वन ट्रायंगल whose 3 vertices are A, B and C and whose coordinates are given. Suppose A has x1 and y1 coordinates, B has x2 and y2 coordinates and C has x3 and y3 coordinates. Then area of triangle ABC in terms of coordinates is given by 1/2 x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 and plus x3 y1 minus y2। ओके, सो अगर हमारे पास A, B और C के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो हम सिंपली ये फार्मूला यूज़ करेंगे और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABC निकल जाएगा। तो ये भी, अगर आपको किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो आप बाय यूजिंग दिस फार्मूला ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स देन वी सिंपली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही रिजल्ट था जो हम पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं। तो अब हम पढ़ेंगे, जो इस क्लास में पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक सिंपल फिगर को अभी हमने पढ़ना है, और वो फिगर है स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइंस को सबसे पहले करने से पहले, स्ट्रेट लाइंस के रिजल्ट करने से पहले हमें स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है। तो जो सबसे पहला कंसेप्ट है हमारा इस बार वो होगा स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है वो देखेंगे हम। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेट लाइंस विच इज द सिंपलेस्ट फिगर इन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट द स्ट्रेट लाइंस। इसमें हम स्लोप्स के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस ऑफ लाइन के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इंटरसेप्ट फॉर्म, वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ेंगे। वो आगे आगे जैसे हम चैप्टर करेंगे वो सब आपको समझ आता जाएगा। द वेरी फर्स्ट टॉपिक बिफोर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेट लाइंस वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज द slope of a line, and before knowing the slope of line we should know about the inclination of a line, that what is the inclination of a line. Okay, so for now we are going to study about the slope of line. slope of line से पहले हमें inclination of a line के बारे में पता होना चाहिए। wait a second. So to study the slope of a line we should know about the inclination of a line. So inclination of a line क्या होती है वो हम देख लेते हैं। Suppose this is our Cartesian plane, okay, this is our Cartesian plane and there is one line, suppose this is our line, then any line which cuts the positive x-axis or cuts the axis, it forms supplementary angles with the axis. देखिए अगर ये कोई लाइन है हमारे पास, सपोज L लाइन है, तो ये x एक्सिस को काट रही है। सपोज अगर पॉजिटिव x एक्सिस को काट रही है तो यहाँ पे जो एंगल बनेंगे, सपोज करो ये थीटा है, तो ये एंगल जो होगा ये होगा 180 माइनस थीटा। अगर इस मतलब अगर आप इसको 1 एंगल बोलते हो, इसको 2 बोलते हो, तो आपका जो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा वो क्या होगा 180 डिग्री। इसका मतलब कोई भी लाइन अगर आपकी एक्सिस को काटती है तो उसके साथ जो एंगल्स बनेंगे वो 180 डिग्री के होते हैं, और सम ऑफ 2 एंगल्स इफ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन इट मीन्स दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो लाइन मेड्स कोई भी लाइन अगर एक्सिस को काटती है तो वो लाइन सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाती है। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में था। और सपोज कीजिए इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होता है। तो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन नथिंग, इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन इज जस्ट द एंगल थीटा विच द लाइन मेट्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो जो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन होती है वो और कुछ नहीं बल्कि वो हमारे पास एंगल होता है विच लाइन मेक्स with positive x-axis in an anti-clockwise direction. ठीक है, तो हमारे पास इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन क्या होती है। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन होती है एक एंगल जो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाती है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सपोज कीजिए ये मेरी लाइन है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी। पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखो ये लाइन जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल बना रही है। तो ये जो थीटा होगा ना हमारा, इसी को हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। ठीक है, आई होप यू गॉट what is the inclination of a line. Inclination of a line is nothing but it is an angle which the line makes with the positive x axis while when we measure the angle in anti-clockwise direction. Inclination of a line होती है, क्या होती है इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन होता है एंगल जो कि लाइन बनाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ और वो एंगल मेजर हुआ हो इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो उस एंगल को जो लाइन ने बनाया है पॉजिटिव एक्सिस के एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उस एंगल को हम बोलेंगे इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। अब आपको इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन के बारे में पता होगा तभी आप स्लोप के बारे में जान सकते हैं। तो स्लोप, अगर आपको इंक्लाइनेशन के बारे में पता चल चुका है तो स्लोप आपके लिए जानना टफ नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि स्लोप फिर बचता ही नहीं है, स्लोप में एक चीज़ ऐड होगी और आप स्लोप बेटर जान पाओगे। ठीक है, सो इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन आपको पता चल चुका है। इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन होती है, अगर कोई लाइन है कार्टेशियन प्लेन में तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है लाइन का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसको हम बोलते हैं इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। तो जो थीटा होगा यही हमारा होगा इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन। और फिर स्लोप क्या होती है? स्लोप फिर होती है अगर हम इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन के साथ जो कि थीटा है उसके साथ अगर टैन लगा दें तो वही हमारी स्लोप होती है लाइन की, वही हमारी क्या होती है? स्लोप होती है लाइन की। और स्लोप ऑफ लाइन को हम डिनोट करते हैं बाई स्मॉल m। ठीक है, तो मतलब अगर आपके इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन कोई एंगल होगा, उस एंगल के साथ इफ वी यूज द टेंजेंट फंक्शन देन tan थीटा इज नोन एज द slope of a line. So tangent of theta is nothing but it is the slope of a line, but one condition must be necessary, and that condition is that theta must be an inclination of a line. In inclination of a line is nothing but it is the angle which the line makes with the positive x-axis in an anti-clockwise direction. Okay, तो स्लोप क्या होती है? स्लोप होती है जब आप इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल के साथ टेंजेंट फंक्शन ले लेते हो, वो होती है हमारी स्लोप ऑफ ए लाइन, और इसको डिनोट करते हैं हम m के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होती है। स्लोप ऑफ ए लाइन tan थीटा होती है, और थीटा क्या होता है? इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि अगर हम कोई लाइन लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है या फिर एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड करती है, तो उस केस में जो हमारी स्लोप होगी ऐसी लाइंस की वो क्या होगी। ठीक, तो वो केस हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, और मैंने ये लाइंस ली हैं जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, और मुझे इनमें से कोई भी लाइन में आर्बिट्ररी कंसीडर कर लेता हूँ, सपोज L1। तो मुझे L1 की स्लोप निकालनी है। तो स्लोप का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? tan थीटा होता है, यही होती है स्लोप। तो जो स्लोप होगी वो होगी tan थीटा। थीटा क्या होता है आपका? थीटा इज नथिंग बट इट इज़ एन इंक्लाइनेशन ऑफ ए लाइन, but it is an inclination of a line, and inclination of a line is an angle which the line makes with the positive x-axis. Okay, so here you see the line L1 does not make any angle with the positive x-axis. It's mean theta is nothing there, theta is 0 degree, because L1 line does not make any angle with the x-axis. That is the angle which the line makes with the positive x-axis is 0 degree. In other sense, we say that theta is equals to 0 degree when line is parallel to x-axis. Therefore m is equals to tan theta, theta is 0 degree, so tan 0 is equals to 0, or m is equal to 0. So when we take the line parallel to x-axis, then the slope of line is 0 degree. How it will become? Because when we take the line parallel to x-axis, then that line does not make any angle with the positive x-axis, so we have inclination of line equals to 0 degree, and for finding the slope we use tan 0 degree, and tan 0 degree is 0, so slope of a line is 0. So in case of a line which is parallel to the x-axis, then the slope of that line is 0. Okay, now but if we take the line parallel to y-axis, सो अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लेंगे तो उस केस में स्लोप क्या आएगी? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ली तो स्लोप हमारी 0 आई, और अगर हम वाई एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो क्या आएगी? तो वो भी चेक कर लेते हैं। ठीक, सपोज दिस इज माई कार्टेशियन प्लेन एंड दीज आर द लाइन्स विच आई विल टेक पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, so see these all are the lines which are parallel to y axis, and you can take infinite number of lines parallel to y axis. Suppose we consider this line arbitrary which is parallel to the y-axis, and you can see I have to find the slope of this L, and slope of this L is nothing but is tan theta. Okay, now for finding the slope of this line, first I have to find the inclination of a line, that is theta. Okay, and what is theta? You know theta is nothing but it is an angle which the line makes with the positive x-axis in an anti-clockwise direction. Okay, so this is the line and this is our positive x-axis, and this line makes an angle in anti-clockwise direction with the positive x-axis is 90 degree. So our theta in this case is 90 degree, and for finding the slope we have to use tan theta. Tan theta means tan 90, and tan 90 is not defined. Okay, so whenever we take the line parallel to y-axis, then the slope of this particular type of line must be not defined.
इन अदर सेंस द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। देखिए वाई एक्सिस अगर आप देखेंगे तो वाई एक्सिस भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाती है, 90 डिग्री बनाती है, और ये 90 डिग्री बनाती है, इसका मतलब tan 90 स्लोप होगी इसकी, और tan 90 तो नॉट डिफाइन होता है, इसका मतलब वाई एक्सिस की जो स्लोप होगी वो आपकी नॉट डिफाइन होगी। और एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होगी, एक्स एक्सिस की स्लोप मतलब कि एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड होगी, तो जो लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड होगी इट विल मेक 0 डिग्री एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज in this case the slope of x axis is also 0 degree and slope of y axis is tan 90 degree, which is not defined. And if we take the lines parallel to x axis, then in that case slope of x axis is 0 degree and the slope and the lines parallel to x axis their slope is also 0 degree, and the slope of y axis is not defined. In a similar manner the slope of lines which are parallel to y axis is also not defined, because all the lines which are parallel to y axis makes an angle of 90 degree with the positive x axis, so theta is 90 degree, or we say that tan 90 is not defined, so slope of that line is also not defined. I hope you got the clarity of the slope of a line, but the slope of a line. So this is a way of finding the slope when we are provided with the theta, when we are provided with the inclination of a line. But when we continue this chapter we find many examples when we are not provided with the angle but we have to find the slope. तो उसमें स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें लाइंस जो हैं कितना एंगल बनाती हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, वो हमें नहीं पता होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स दे दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे लाइन के, तो हमने वहाँ से भी स्लोप कैसे फाइंड करते हैं वो हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। तो जब अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल थीटा बना रही है तो उस केस में लाइन स्लोप क्या बनाती है वो हमने अभी देखा। अब अगर लाइन हमें एंगल के बारे में नहीं पता होगा और फिर भी हमें स्लोप निकालनी होगी तो वो कैसे निकालेंगे वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। आई होप यू गॉट द मच क्लैरिटी। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ take care of yourself and respect your parents. Meet you in the next video. Thank you so much.